नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खी। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। मोतीपुर थाना क्षेत्र के जिघा गांव में सनकी पति ने दरिंदगी से मासूम बच्चों के सामने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बारिश के कारण हुई फसल क्षति का जिलाधिकारी ने सर्वे करने का दिया आदेश, किसानों को मिलेगा मुआवजा। और हनुमान जयंती पर राम हनुमान मंडल में भगवान हनुमान की भव्य पूजा अर्चना की गई। तो ये थे आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार। मोतीपुर थाना क्षेत्र के जिघा गांव में दरिंदे पति ने दरिंदगी दिखाते हुए अपने बच्चों के सामने ही पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के झिंगा गांव में दरिंदे पति ने दरिंदगी दिखाते हुए अपने बच्चों के सामने ही पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। मृतका की पहचान झिंगा निवासी कलीमुल्लाह की पत्नी मेहरून निशा के रूप में हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि जिस समय घटना हुई, कलीमुल्लाह के छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। परिजनों के अनुसार झिंगा गांव के मोहम्मद नसीम के पहले पुत्र की कुछ वर्षों पहले जेल में ही मौत हो गई थी। इसके बाद कलीमुल्लाह ने भाभी से निकाह कर लिया। उससे 3 बच्चे हैं। इसके पूर्व बड़े भाई से मृतका मेहरून निशा को 2 पुत्र समीर और सलमान हैं, जो अपने दादा और दादी के साथ रहते हैं। इस घटना के बाद गांव के लोग भी अचंभित हैं। सूचना के बाद मौके पर मोतीपुर पुलिस पहुंची। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए FSL की टीम को भी बुलाया। मृतका के मायके वाले घटनास्थल पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन सिटी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। मृतका की मां रजा खातून ने बताया कि उनके बड़े दामाद मोहम्मद फारूक की मृत्यु के बाद समाज के दबाव में उन्होंने अपनी पुत्री का निकाह कलीमुल्लाह से कर दिया था। जिस समय दोबारा निकाह हुआ, उस समय मेहरून निशा को 2 बच्चे थे। निकाह के कुछ दिनों बाद से ही कलीमुल्लाह पत्नी के साथ मारपीट करता था। स्थानीय स्तर पर कई बार समझौतों का प्रयास किया गया। इस दौरान कलीमुल्लाह से मेहरून को 3 बच्चे हुए, किंतु प्रताड़ना से तंग आकर हर बार वह अपने मायके सरिया थाना क्षेत्र के जुझारपुर में अपने पिता मोहम्मद नसीम के घर चली जाती थी। मृतका की मां ने बताया कि 2 दिन पूर्व कलीमुल्लाह ने अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने की बात कहकर पत्नी की मायके से बुलाकर लाया था। रविवार को कलीमुल्लाह के चाचा शमीम मियां की बेटी की शादी होनी थी। हालांकि मेहरून ससुराल नहीं जाना चाहती थी, बावजूद शादी में शामिल होने के लिए चचेरे ससुर के दबाव पर मेहरून अपनी ससुराल गई, जहां उसके पति ने अपने बच्चों के सामने उसे पीट कर मार डाला। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि FSL की टीम को मौके पर बुलाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों के शिकायत पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देंगे जो सारा पट्टी मिलकर बगल में देखा है, सारा पट्टी मिल के उसका फसरी धा के अति खंती से उसका मार दिया है। 2 बजे से 3 बजे तक हमको गया है झिंगा से फोन, अति का चकदार किया है, सरपंच किया है, चकदार हमरा कन किया है, हम बहन कन आए हैं। आज बारात है हमको हुआ। आपके बच्चे को कौन कौन लोग मारा है? कोई मारा मालूम है है? सहीम मियाँ, मारा है नसीम मियाँ, मारा है कमरुल्ला, मारा है नसीम मियाँ के पहले उसका सास, कथी नाम है उसका? ये बहुत ही विभत्स घटना है और इसको देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसमें कलीमुल्लाह जो कि अपने पत्नी को ये मेहरून निशा है उसको बेतरह मार रहा है। रजा खातून जो लड़की की मां है, उसके बयान पर हम लोग FIR दर्ज कर लिए हैं। कल की घटना है, मोतीपुर में झिंगा गांव की ये घटना है और ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गिरफ्तारी हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो और जिस विभत्स घटना को अंजाम दिया है तो वैसा ही उसको सजा भी मिले। हत्या का कारण क्यों मारा गया? नहीं, देखिए, ये लगता है कि घरेलू विवाद है, क्योंकि जैसा इनपुट मिला है कि कलीमुल्लाह का बड़ा भाई कोई क्रिमिनल था जो कि वो
उसकी न कि वो चिकित्सा के दौरान वो मर गया था। उसके बाद से उसी की पत्नी मेहरुनिशा से इसने शादी की थी, जिसको मार रहा है। पहले से कुछ बच्चे थे, शायद 2 बच्चे थे, बाद में इस कलीमुल्ला से भी 3 बच्चे हुए। और ये शराबी किस्म का था, आवारा किस्म का था। ये अपने पत्नी को ठीक ढंग से नहीं रखता था, और जिसके चलते ये पत्नी हमेशा ही अपने मायके में गुजर बसर करती थी, जैसा कि रजा खातून जो मेहरुनिशा की माँ है वो बता रही हैं। और अचानक से ये विभत्स घटना, जितनी भी इसकी जितना भी इसको विभत्स कहा जाए वो कम पड़ेगा। बारिश के कारण जिले में हुई किसानों की फसल क्षति को लेकर जिलाधिकारी ने सर्वे का आदेश दिया। जल्द ही किसानों को मुआवजा मिलेगा। मुजफ्फरपुर जिले में सीजन की पहली बारिश किसी प्रखंड में 8 mm तो कहीं 10 mm तक की रिकॉर्ड की गई। इस कारण जहां मूंग की खड़ी फसल को नुकसान हुआ, वहीं कटनी के बाद खेतों में पड़े या खलिहानों तक पहुंच चुकी गेहूं की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। सर्वाधिक नुकसान जिले के पूर्वोत्तर हिस्से में हुआ है। और आई प्रखंड के कल्याणपुर के किसानों का कहना है कि वर्षा के कारण गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। कटनी के बाद खेत में ही गेहूं को छोड़े हुए थे, जो सब बर्बाद हो गया। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं पूरे मामले को लेकर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि बारिश के कारण रबी फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने और उसकी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश डीएम सुब्रत कुमार सेन ने दिया है। कृषि विभाग के अधिकारियों से डीएम ने 1 सप्ताह में रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने बताया कि यह निर्देश उन्होंने समरनाली सभागार में आयोजित जिला कृषि पदाधिकारी सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में दिया है। से कितना नुकसान हुआ फसल को? बहुत ज्यादा। कितना दूर में खेती किए थे? 3 बीघा। क्या हो गया फसल को बारिश से लेकर? तो पूरा गेहूं जम गया। काट के रखे थे? काट के रखे थे, जो खड़ा है वो पूरा गिर उड़ के इधर उधर हो गया, पूरा बिखर गया। कितना दूर में खेती किए थे? हाँ? कितना जमीन में खेती किए थे? 3 एकड़ में किए थे। सब नुकसान हो गया? सब नुकसान। कितना का नुकसान लग गया? नुकसान तक कम से कम 50,000 का। 50,000। क्या नाम हुआ? राजेंद्र है। 2 दिन में बारिश जो हुआ उससे गेहूं के फसल को बहुत नुकसान है। हम नुकसान कटा हुआ गेहूं है, सब गेहूं पानी में पड़ा हुआ है, सब डिभी दे रहा है, सब खेत सब बर्बाद हो गया। फसल तैयार हो गया था? फसल तो कट रहा था, कटा हुआ था, बहुत फसल कटा हुआ है, सब पस्ती फड़ा हुआ है। उस पस्ती में पानी उनी है, सब गेहूं ऐसी तैसी हो गया। किसान के तो सब बर्बादी हो गया। कितना का नुकसान लग रहा है? कितना नुकसान तो माने 100 में 75 नुकसान है, 25 बचा हुआ है बस। कितना तक लग रहा है? कितना तक लगा हुआ बीघा पर कम से कम 10,000 15,000 रुपया बीघा पर खर्चा होता है। और 4 बीघा 5 बीघा वैसे वैसे किसी के 40,000 है, किसी के 30,000 है, किसी के 1 लाख रुपया है। जैसा खेती वैसा पैसा है। बारिश होने से? हाँ, बारिश होने से तो बहुत पैसा बर्बाद हुआ, किसान के बहुत नुकसान है। क्या नाम हुआ आपका? बारिश हुआ इससे कितना गेहूं का फसल नुकसान हुआ? बहुत ज्यादा। कैसे तबाही? मतलब बारिश आया था, सब गिर पड़ के टूट फाट गया, इधर उधर हो गया, बाल सब गिर गया, पानी लग गया, सब जम गया। कैसे खेती किए थे? कैसा परेशानी हुआ था खेती करने में? खेती करने में तो खूब परेशानी। अब जोताया, खाद दिया, बीज दिया, और उसको मरम्मत भी, दवा छिटाया, ये सब तो वही में न होता है। किसान को परेशानी बहुत ज्यादा न। पिछले बार की तुलना में कैसा फसल था इस बार? अच्छा था। अच्छा, फायदा होता है? फायदा होता, लेकिन हम तो फायदा खाते होता हम आके बारिश हो गया। कर्जे उर्जे लेके खेती कर लेते? ना, कर्जा नहीं लिए थे, झूठ फूस हम नहीं बोलेंगे। हाँ, मिले ना मिले। कितना खेत है? 5 बीघा किए। 5 बीघा। कितना लग रहा है कि कितना रुपया का नुकसान हो गया? नुकसान था, अब खेत के कोनो गारंटी है। नुकसान होगा लगभग। क्या नाम हुआ आपका? बिकाऊ रहा है। बारिश से क्षति के आकलन हेतु जिला पदाधिकारी के स्तर से जिला कृषि पदाधिकारी को आकलन करने का आदेश निर्गत किया गया है। और इसमें जिला कृषि पदाधिकारी बिल्कुल सक्रिय और तत्पर होकर करके अपने मशीनरी के माध्यम से आकलन करने में संलग्न है। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होते हैं वैसे ही यह कार्य आप लोग को दे दिए जाएंगे रिपोर्ट। फिर जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से कृषि विभाग के द्वारा
किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। यह अभी प्रथम दृष्टया सभी प्रखंडों के 2-2 राजस्व ग्राम में शुरू किए गए हैं। इसके लिए उस शिविर में कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार और हल्का जो कर्मचारी हैं उस अंचल के, वो अभी सक्रिय होकर के कार्य कर रहे हैं। और इसमें जिला कृषि पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण किया जा सके। और इस पंजीकरण का महत्व यह है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दी जाती है तो उसमें अगली किस्त का भुगतान के लिए किसानों का पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है। और साथ ही अन्य योजनाओं का लाभ भी लेने के लिए किसानों को इसका पंजीकरण कराना आवश्यक है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार चल रहा है। शहर में सुबह में मॉर्निंग वॉक पर जाने वाली महिलाओं से हथियार के बल पर छिनतई करने वाले गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर शहर में मॉर्निंग वॉक करने जाने वाली महिलाओं से हथियार के बल पर छिनतई करने वाले गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह मिठनपुरा थाना क्षेत्र के बागन बिघा में मॉर्निंग वॉक से लौट रही बुजुर्ग महिला सुशीला शर्मा से बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चैन और कान का एक झुमका झपट लिया। घटना स्थल पर मिठनपुरा थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है। बदमाश छिनतई के बाद BMP 6 की दिशा में फरार हो गए। सूचना पर मिठनपुरा थानेदार राम इकबाल प्रसाद टीम के साथ पहुंचे और आसपास लगे CCTV कैमरे को खंगाला। फुटेज में अपराधी स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। इसके बाद पुलिस ने बाइक के नंबर और अपराधियों की पहचान के लिए फुटेज को भी सभी थाने और तकनीकी सेल्स के साथ साझा किया, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर तीनों शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाई। पूरे मामले को लेकर नगर DSP सीमा देवी ने बताया कि गुप्त सूचना मिला कि मिठनपुरा थाना क्षेत्र के खगेश्वर मंदिर के पीछे लीची गाछी में 5 से 6 की संख्या में अपराधी लूटपाट की योजना बना रहे थे। सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाना की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर अवैध हथियार एवं कारतूस के साथ अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान अय्यापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब निवासी अभिषेक कुमार, हथौड़ी थाना क्षेत्र के अम्मा गांव निवासी बादल कुमार और मीनापुर थाना क्षेत्र के नंदना गांव निवासी दिव्य प्रकाश के रूप में हुई है। गिरफ्तार अपराधियों ने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि दिनांक 10 अप्रैल 2025 को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 52 बिघा से एक वृद्ध महिला का सोने का चैन और कान का टॉप्स की छिनतई किया। इस संबंध में मिठनपुरा थाना कांड संख्या 82/25 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, 2 गोली, 3 मोबाइल और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है। लूट के जेवरात की बरामदगी के लिए पूछताछ की जा रही है। आप सभी को विदित है कि 10 अप्रैल को 52 बीघा मिठनपुरा क्षेत्र में एक वृद्ध महिला के साथ चैन की छिनतई हुई गई और उनके कान की बालियां भी छीनी गई हैं और इसी दौरान उनको थोड़ी सी चोटें भी आई हैं, जिसमें हमने मिठनपुरा कांड संख्या 82/25 दर्ज किया और हमने अपनी सघन जांच शुरू की। अनुसंधान के क्रम में कुछ मानवीय और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। इसी बीच हमें सूचना मिली कि गाछी में 3-4 लड़के हैं जो कुछ प्लान कर रहे हैं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, तो हमने रेड करवाई। तो वहाँ पर हमने 3 लड़कों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें पहले अभिषेक कुमार हैं, पेशेवर मोहन कुमार सिंह थाना अय्यापुर, और दूसरे बादल कुमार, पेशेवर पंकज कुमार सिंह और थाना हथौड़ी, और तीसरे दिव्य प्रकाश जो मीनापुर के हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। तो उस घटना में जो बाइक यूज़ हुई थी उसको हमने जब्त किया साथ में, तो उसका CCTV फुटेज सब मिलान करते हुए, और इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में भी कहा कि हमने उस महिला के साथ छिनतई की घटना की है। अभी इस कांड में और आगे अनुसंधान जारी है और जो जब्त किया गया है उसमें एक पिस्टल, 2 कारतूस और 3 मोबाइल और एक जो घटना में प्रयुक्त हुई है मोटरसाइकिल, उसको हम लोगों ने जब्त किया है। आपराधिक इतिहास अभी हम पता कर रहे हैं और जहां तक जेवर की है तो अभी हम रिकवर नहीं कर पा रहे, अभी हमारा अनुसंधान जारी है।
ये लोग क्या शहर में रहता था या ग्रामीण क्षेत्र में? ये अलग अलग जगह पे रहते हैं, आपस में मित्र हैं, कहीं गाछी वाछी में मिलके स्मैक वगैरह का भी कुछ इनका था कि स्मैक लेने जाते हैं, वहीं पे कुछ घटना को अंजाम देने का प्लान बनाते हैं। सुबह भोर में जब कोई टहलने निकलते हैं तो उनको टारगेट करते हैं। तो अभी छिनते विनते की इनकी जो सीसीटीवी फुटेज में आया था वही लोग, वही बाइक है, बाइक नंबर हम लोगों ने दिया था, तो बाइक वही रिकवर की गई है। जो उसमें से एक बाइक का ओनर भी है, उसको भी हमने हिरासत में लिया। कैसे टारगेट करते थे महिला को चैन छीनने के? ये नॉर्मली शहर में अभी सुबह थोड़ा जल्दी ही जैसे महिलाएं जाती है तो चेन उनके गले में रहते तो उसको झपट्टा मार के निकालना। सुनसान गलियों में ये लोग अपना टारगेट बनाते हैं जहाँ पर उनको पकड़ने के लिए या रोकने के लिए कोई ना रहे। तो सुनसान इलाकों में मेरी एक अपील भी है कि जितनी महिलाएं, स्पेशली जो वृद्ध महिलाएं हैं जो थोड़ा सा अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ हैं, तो वो थोड़ा अवॉइड करे, बहुत सुबह जल्दी ना घूमे। दूसरा, अपने गले में जो अगर कुछ पहना तो उसको ढक के रखे तो आपकी सुरक्षा ज्यादा ठीक रहेगी। वेपन जो रिकवर किए गए तो वेपन का भी लोग लूट के दौरान इस्तेमाल करते हैं। वेपन का ये करते हैं कि डराने धमकाने में, अगर कोई आराम से किसी घटना को नहीं अंजाम दे पाते तो इन्होंने कहा कि हमने उस दिन भी कुछ मारा था तो महिला को पीठ में चोट भी आई है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वेपन का यूज किया उन लोगों ने। 2 स्कॉर्पियो पर एक ही नंबर। दोनों स्कॉर्पियो जब एक साथ पहुंचे एसएसपी ऑफिस तो लोगों के साथ गाड़ी मालिक भी हो गया दंग। मुजफ्फरपुर में 2 स्कॉर्पियो पर एक ही नंबर के नंबर प्लेट लगे होने की सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस दोनों गाड़ियों को थाने ले गई, जहां गाड़ी और कागजात की जांच करने के बाद यह बात सामने आई कि एक स्कॉर्पियो के नंबर प्लेट के साथ टैपरिंग की गई है। वैशाली के गरौल थाना क्षेत्र के बहादुरपुर के रहने वाले मोहम्मद सनाउल्लाह अपने स्कॉर्पियो से एक निजी काम से मुजफ्फरपुर आए थे। यहां पुराने एसएसपी कार्यालय के पास चालक और गाड़ी को छोड़कर वह काम करने चले गए। थोड़ी ही देर बाद उनके चालक ने फोन कर बताया कि सेम नंबर प्लेट लगा एक स्कॉर्पियो इधर से गुजर रहा है, जिसके बाद वे उसे रोकने की बात बोलकर कुछ देर में वहां पहुंच गए। इस दौरान गाड़ी पर लगे नंबर प्लेट को लेकर बहस शुरू हो गई। दूसरी स्कॉर्पियो एक निजी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मनियारी थाने में चल रही थी। इस दौरान ट्रांसपोर्ट को भी बुलाया गया। जांच के दौरान मोहम्मद सनाउल्लाह ने पुलिस पदाधिकारियों को बताया कि उनकी गाड़ी उनके भाई के नाम पर है, 7 वर्ष पूर्व कलमबाग रोड स्थित शोरूम से खरीदी थी। इधर फर्जी नंबर लगी स्कॉर्पियो के बारे में बताया गया कि यह सीतामढ़ी के बैरगनिया निवासी यास्मीन के नाम पर है। उक्त गाड़ी समस्तीपुर के ट्रैवल एजेंसी संचालक विवेक राज ने मनियारी थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराई है। मनियारी थानाध्यक्ष देवव्रत कुमार का कहना है कि थाने की स्कॉर्पियो पुलिस लाइन से एएलटीएफ के लिए ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी। नंबर के बारे में मुझे नहीं पता है। ये मेरा गाड़ी है, नए एजेंसी से हम लिए हैं। हम अभी मार्केट के लिए गए हुए थे तो मेरा ड्राइवर साहब फ़ोन किए कि एक ही नंबर का 2 गाड़ी, अपना गाड़ी का नंबर सेम गाड़ी है, तो हम वहाँ से आए। उसमें प्रशासन जी बैठे हुए थे। उसमें प्रशासन जी से बात किए तो हम बोले कि दूसरा मालिक है इस गाड़ी का, वो आ रहा है। किसके नाम पर ये गाड़ी है? ये मोहम्मद रिजवान मेरे बड़े भाई साहब हुए। पूर्व चलान लग गया था जी, चलान लग गया। चलान आया था 2023 में यूपी में। यूपी मेरा कभी गाड़ी जाता नहीं है। हम अपने सेफ्टी के लिए गाड़ी रखे हुए आते जाते घूमते हैं बस। ये किस चीज़ का भाड़ा बड़ा पैसा लगा था? भाड़ा पर कभी आया तब चला गया, बराती उराती में चला जाता है, नहीं तो अपना घर में रहता है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सनाउल्लाह। गाड़ी कब कर देते हैं? जी, गाड़ी कब कर देते? कब कर देते? 17 में सितंबर में, शायद सितंबर में। गाड़ी का पेपर पर मेरा ओके है, कोई ये नहीं। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि दोनों स्कॉर्पियो के इंजन और चेचिस नंबर से जांच की जा रही है। दोनों स्कॉर्पियो पर BR06 PD 4739 अंकित थी, जबकि थानाध्यक्ष को मुहैया कराई गई स्कॉर्पियो का सही नंबर BR06 PE 4739 है। जो भी दोषी होगा उनके विरुद्ध विधिवत सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मनियारी एक एसपी ऑफिस के पास सर गाड़ी खड़ी थी, एक ही नंबर की 2 गाड़ी थी, काफी हंगामा हुआ, पुलिस जांच। ये पुराने एसपी ऑफिस की ये घटना है। पहले से एक गाड़ी खड़ी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसमें कुछ पुलिस वाले बैठे थे। तब तक पीछे से एक गाड़ी आई और दोनों का नंबर एक ही था। तो टाउन थाने में अनुसंधान चल रहा है रियल में कौन सी गाड़ी है और किसने वो
कि इसमें किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसने किया है, ये हम लोग पता कर रहे हैं। नंबर टेम्परिंग का मामला, नंबर टेम्परिंग है तो इसका अनुसंधान कर रहे हैं और जो इसके लिए दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक में सर्वसहमति से आने वाले वित्तीय वर्ष में 1050 करोड़ का बजट पर लगी मुहर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में आज सीनेट की बैठक हुई। जोरदार हंगामे के बीच विश्वविद्यालय के 1050 करोड़ का बजट पास हो गया। वहीं करीब 25 एजेंडों पर मुहर लग गई। विभिन्न मांगों और मुद्दों को लेकर सीनेट सदस्यों में तीखी बहस हुई। वहीं राजद विधायकों ने भी बैठक में वीसी और कर्मियों को घेरा। विश्वविद्यालय में जातीय भेदभाव का मामला भी बैठक में खूब गूंजा। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन पर कई आरोप भी लगाए गए। बैठक को लेकर BRABU के वीसी डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि सबके सहयोग से 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। वहीं 1050 करोड़ का बजट पास हो गया, जिससे विश्वविद्यालय और इसके अंगीकृत कॉलेजों को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। वहीं मुजफ्फरपुर जिला के बीनापुर विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने सीनेट की बैठक में अति पिछड़े कर्मचारियों के साथ जातिगत भेदभाव के तहत वेतन वृद्धि और प्रमोशन का मामला उठाया। सुधार नहीं होने पर सदन में उठाने की बात कही। वहीं वैशाली जिला के महुआ विधायक मुकेश रोशन ने सीनेट की बैठक में बीएड के छात्रों से पैसे नहीं देने के कारण कॉलेज द्वारा सर्टिफिकेट रोके जाने का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। पश्चिमी चंपारण जिला के सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने सीनेट की बैठक में विश्वविद्यालय बजट का सही जगह उपयोग नहीं होने की बात कही। सेंसन विलंब होना और कॉलेज की भूमि को भू माफिया द्वारा हो रहे कब्जा को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र कॉलेज की बाउंड्री करने की बात कही। अब एजेंडा की कॉपी आप लोगों को दे देंगे। हमको लगता है कि 25 एजेंडा थे और सब पे बहुत ही प्रोडक्टिव ढंग से, बहुत ही सकारात्मक ढंग से और बहुत लोकतांत्रिक ढंग से हर पर मैंने बहुत ही सकारात्मक विचार हुआ और उसके बाद सबको अप्रूव किया। महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहा सर, जिस पर सबसे बड़े सीनेट में तो बजट ही होता है। तो बजट, कॉलेजों का एफिलिएशन, नए कोर्सों का अप्रूवल, यही सब रहता है। सबको डिस्कस करने के बाद सबको अप्रूव किया। कितने का बजट से पास हुआ? 1050 करोड़। हनुमान जन्मोत्सव श्री बाल हनुमान मंदिर जलान औषधालय और महाकाल सेवा दल के द्वारा संयुक्त रूप से बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हनुमान जन्मोत्सव पर श्री बाल हनुमान मंदिर जलान औषधालय एवं महाकाल सेवा दल के संयुक्त तत्वावधान में दोपहर 3 बजे से श्री हनुमान जयंती के पावन अवसर पर महाकाल सेवा दल के कार्यालय स्थित बाल हनुमान मंदिर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। साथ ही पूजा अर्चना की गई, जिसमें 51 महिलाओं द्वारा सामूहिक सुंदरकांड तथा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें रवि पौदार, मनीष सुरेका, मधु सुरेका, अजू पौदार सभी सदस्य तथा पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्री बाल हनुमान मंदिर जलान औषधालय के प्रांगण में आज हनुमान जन्मोत्सव पे आज यहाँ पे सामूहिक सुंदरकांड महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है और उसके बाद बाबा का आरती और भोग लगा करके आज उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। शाम में क्या होता है? शाम में बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर के महंत बैजू पाठक जी के द्वारा यहाँ पे भव्य बाबा का आरती श्रृंगार किया जाएगा और उज्जवल साहनी जी के द्वारा यहाँ पे रंगोली बाबा का बनाया जाएगा। आकाश कुमार चौधरी। किस संस्था के द्वारा किया है? ये बाल हनुमान मंदिर और महाकाल सेवा दल दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन किया जा रहा है। सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम परिसर में शहर को कार्बन मुक्त करने को लेकर मोबिलिटी टॉक शो का आयोजन किया गया। कार्बन मुक्त हो शहर अपना, इसके दिशा में एक पहल हरित सफर आज सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम में हरित सफर अभियान के अंतर्गत जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र और अमर त्रिशला सेवा आश्रम के संयुक्त तत्वावधान में मोबिलिटी टॉक शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुजफ्फरपुर को कार्बन मुक्त और हरित बनाने की दिशा में सामूहिक भागीदारी और प्रयासों को संगठित करने का एक दिशा में कार्य करना था। इस कार्यक्रम में शहरी स्लम एरिया के नागरिक, दिव्यांग, आम जनता, युवा शामिल रहे। बैठक के दौरान यह चर्चा हुई कि मुजफ्फरपुर की सड़कों पर चलते समय नागरिकों को कौन कौन सी बातों से प्रसन्नता होती है
और किन समस्याओं से वे दुखी होते हैं। इन समस्याओं से संभावित समाधानों पर भी विचार विमर्श हुआ। सभी प्रतिभागियों ने विचार साझा कर रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम संयोजक सुमित कुमार ने बताया कि नागरिक सहभागिता से ही एक स्वच्छ और कार्बन मुक्त मुजफ्फरपुर की कल्पना साकार हो सकती है। कार्यक्रम में मंच संचालन रंजीत कुमार तथा धन्यवाद सुमित कुमार ने किया। मोबिलिटी को लेकर के है, खास करके जो स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर है और उसमें जो अभी कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, उसमें इसमें जो रैंकिंग आया है मुजफ्फरपुर वो काफ़ी नीचे है। तो इसमें इलेक्ट्रिक बसों का ऑलरेडी 50 बसों का स्वीकृत है सरकार के द्वारा। तो एक तो जो महिलाओं को जो परेशानी हो रही है यातायात में और उसमें काफ़ी कॉस्टिंग खर्च हो रही है, सड़क चौड़ा यहाँ नहीं है, पैदल यात्री को चलने का जो दिक्कत है, उस सब के ऊपर में यह एक जागरूकता अभियान है जिसमें आज के दिन वकील हैं और ये क्या नाम है वकील हैं, ट्रांसजेंडर हैं, घरेलू कामगार महिला हैं, कुछ शिक्षक हैं, ऐसे सब लोगों को हमने आज एक छोटे स्तर पर रखने का कोशिश किया है कि यहाँ से यह आज का जो पूरा कार्यक्रम है ये क्लाइमेट एजेंडा के लिए है और क्लाइमेट एजेंडा एक लखनऊ की संस्था है और हम लोग सहयोगी संस्था अमर त्रिशला सेवा आश्रम जो हमारी संस्था है और जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इन सब लोगों ने मिल करके यहाँ एक प्लान डेवलप होगा। इस प्लान को हम लोग नगर आयुक्त के पास और मेयर के पास ले जा करके इस शहर के प्लान को ठीक करने में हम लोग जन भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो उसके लेकर के आज यह एक कार्यक्रम हो रहा है और इसमें हम लोग इन लोगों से एक परिचर्चा करके निकालेंगे कि वो एज ए वकील आप क्या देखते हैं, एज ए महिला आपका क्या व्यू है कि यहाँ पर किस तरीके से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोशन कर सकते हैं। एक एक गाड़ी लेकर के लोग जा रहे हैं, वो कार्बन बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यहाँ मजबूत हो, उसमें इलेक्ट्रिक बस कैसे आए और उसमें चौड़ीकरण जो अभी आप देखे हैं सिग्नल बन गया है, लेकिन कितने देर का सिग्नल होना चाहिए, सिग्नल रोड थोड़ा बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रोड चौड़ी सरकरा होने का कारण खास करके आप देखिएगा घुड़िया बाजार, आपको ये क्या नाम है हरिसभा चौक, इन सब जगहों पर काफ़ी रेड लाइट एरिया जो जलते हैं, पीला लाइट जलते हैं, उसके कुछ जो सिग्नल्स हैं उन सब को थोड़ा चौड़ीकरण करने की ज़रूरत है और इसको लेकर के यह एक बड़ा जागरूकता है कि ताकि हम लोग आने वाले समय में यहाँ के मेयर को, नगर आयुक्त और मिनिस्ट्री को हम लोग इसके लिए बोल रहे हैं कि भाई मुजफ्फरपुर जब स्मार्ट सिटी के दायरे में आया है तो पहले चौड़ीकरण का काम कीजिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत कीजिए, उसमें इलेक्ट्रिक बस को कीजिए, पार्टनरशिप में ज़्यादा शेयर टैक्सी को प्रमोशन दीजिए। इससे क्या होगा कि कार्बन का उत्सर्जन को हम लोग कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस सब चीज़ों को लेकर के आज का यह कार्यक्रम और इसको हम कई रूप में कर रहे हैं, जैसे आज घरेलू कामगार महिलाओं के साथ है, फिर कॉलेज यूथ के साथ है, इसके बाद स्कूल के यूथ के साथ है, कुछ अभी उप मेयर थे, आज से 25 दिन पहले एक कार्यक्रम हम किए थे वो है और अलग अलग हिस्सों में करके एक समेकित चीज़ निकाल करके हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम अभी तुरंत मेयर के और नगर आयुक्त को एक ज्ञापन देंगे। उसमें भी हम लगता है कि हम लोग हमारी आपकी मुलाकात होगी। आम जनता का समस्या को लेकर हम लोग तो बात करते हैं, हम अपना शहर जो है मुजफ्फरपुर यह पॉल्यूशन के दृष्टिकोण में भारत में कुछ स्थान रखता है, अग्रणी स्थान रखता है, जो हम लोगों के लिए दिन पर दिन मृत्यु के कारण और नजदीक पहुंचा रहा है। तो इसको लेकर जो आम जनता सफर कर रहा है, शिक्षक वर्ग रोज ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वकील या फिर अन्य जो घरेलू महिलाएं हैं इधर से उधर नगर में अपना ये करते हैं, तो कार्बन मुक्त कैसे हो, इस पर हमारी भूमिका क्या हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं, इसके लेकर आज परिचर्चा रखा गया था, जिसमें लोगों का जो विचार आएगा। सरकार की तो बहुत सारी परियोजनाएं हैं, लेकिन आम जनता क्या चाहता है, इसको लेकर आज हम लोग एक संगोष्ठी किए हैं जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग हैं। हनुमान जयंती पर अखाड़ा घाट रोड स्थित राम हनुमान मंडल में भगवान हनुमान की भव्य पूजा अर्चना की। हनुमान जन्म उत्सव पर श्री राम हनुमान मंडल अपना 52वां वार्षिक जन्म उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रही है। हनुमान मंडल की ओर से कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन ध्वजा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद शाम में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य समेत कई वरिष्ठ चिकित्सक शामिल रहे। वहीं आज हनुमान जन्म उत्सव के मौके पर अखंड ज्योत और भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें कई कलाकारों ने अपनी भजनों से पूरा माहौल
भक्तिमय कर दिया। कलाकारों में मुख्य रूप से कोलकाता की निकिता शर्मा, भागलपुर की तान्या अग्रवाल, मुजफ्फरपुर के सोहन एवं सुदर्शन अग्रवाल तथा गोरखपुर की अजीत म्यूजिकल ग्रुप अपनी प्रस्तुति देंगे। मंडल का पहला शोभा यात्रा से शुरुआत होती है। जो कल शोभा यात्रा निकली उसमें 251 ध्वज उठाए गए और काफी महिलाएं, बच्चे और युवा और पुरुष इसमें शामिल हुए और खूब उत्साह से हमने पूरे नगर भ्रमण करते हुए और रास्ते में हमारे जो समाज सेवी हैं उन्होंने मरवाड़ी युवा मंच, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन और भी बहुत से समाज सेवी संगठन ने हमारा जोरदार स्वागत किया और रास्ते फूलों की बारिश की और जल से, शरबत से, जूस से, शिकंजी से, फल से जो भी सुविधाएं दे सकते थे उन्होंने सेवाएं दी और बहुत अच्छा लगा। काफी उत्साह के साथ हमारी ध्वज यात्रा निकली। तो सभी जगह से भ्रमण करते हुए मंडल प्रांगण में आई। उसके बाद शाम में हमारे उद्घाटनकर्ता मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक एके दास, राम गोपाल जैन और शैलेंद्र कुमार आए हुए थे और समाज में ऐसा समाज सेवी श्याम भरतिया जी भी आए थे। उनके द्वारा इस मतलब पूजन का उद्घाटन हुआ। उसके बाद शाम में 7 बजे सभी भक्तों द्वारा जो हमारे मुख्य जजमान राजेश कुमार अग्रवाल उर्फ बाबू भाई, पवन सिंघानिया और मंजू देवी सिंघानिया, जिनके द्वारा जोत के प्रारंभ किया गया। आयोजन किया गया आज जो है सुबह में प्रातः काल जो है जोत की शुरुआत जो है हमारे मुख्य जजमान राजेश कुमार अग्रवाल, पवन सिंघानिया और मंजू देवी सिंघानिया द्वारा आज जो है जोत का फिर प्रारंभ किया गया, जो निरंतर 41 घंटे तक जलती रहेगी। और शुरुआत के बाद फिर हमारे कुछ मंडल के कलाकार द्वारा भजन कीर्तन किया गया। अब बाहरी कलाकार जो 4 बजे से बाहरी के कलाकार जो कलकत्ते से आए हुए हैं और गोरखपुर की टीम है, म्यूजिशियन गोरखपुर के हैं और हमारे शहर के सोहन भाई अग्रवाल, सुदर्शन भाई अग्रवाल और उनकी टीम द्वारा आज भजन का कार्यक्रम किया जाएगा। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 1087 7352 664757।
मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की। वार्ड नंबर 19 के नूनफर माईस्थान गली के लोग पेयजल की समस्या से त्रस्त हैं। हजारों घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। उत्तर बिहार समेत पूरा देश भीषण गर्मी की चपेट में है। ऐसे में शुरुआत की गर्मी के महीने में ही नगर निगम वार्ड नंबर 19 के नूनफर माईस्थान गली के लोग जल की समस्या से त्रस्त हैं। हजारों घर के लोगों तक पानी पहुंच नहीं पा रहा। ऐसे में लोग पीने के पानी को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि लगभग एक सप्ताह से इस मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। कई बार स्थानीय पार्षद को शिकायत भी की गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में लोग कुएं के पानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई दिनों से हम लोग स्नान नहीं कर पा रहे हैं, न घर के बच्चे स्नान कर पा रहे हैं। कुएं का पानी पीने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों ने निगम प्रशासन से अपील किया है कि जल्द ही समस्या अगर दूर नहीं होती है तो वो लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या है पानी का? 5 दिन से। 5 दिन से कैसे, कहाँ से पीते हैं पानी? पानी अभी कहीं कहीं से लाके पिया जाता है। कितना मरते बोला गया, इधर तो वो आने का नामे नहीं लेते हैं। खाली जब से जीता है तब से वो इधर आने का नामे नहीं लेकर, जो रखा हुआ है चेला चपाटी, उसी से उसका काम होता है। और उस सलाह को मेन काम है ब्रोकरी का। ठीक है, उस सलाह ब्रोकरी से अपना मतलब रखता है। बाद बाकी अपन बाप से मिलता है, जो बादर चो जिताया उसको, उसी से जाके मिलता है जुलता है। खाली उससे बस अपना राय विचार वो फोन करता है तब ये कोई चीज करता है, न तो माता चो रहता है घर ही, न वो कभी घूमता है वार्ड में, न उसका आदमी सुनने का नाम लेता है। खाली जीतने के वक्त सभी को जाके चुतिया बनाकर पैसा बांट के माता चो जीत लिया, लेकिन काम करने का नाम नहीं लेता। जगह जगह वार्ड में गंदगी भी काफी फैली हुई है। पूरा आप घूम के देख लीजिए। और उसको ही बोलिए कि साथ में मीडिया वाला के साथ घूम ले वो कि कहाँ पे वो काम कराया है। इसके बाद 2 समरसेबुल था, एक समरसेबुल उखाड़ के ले गया। एक समरसेबुल से पानी क्या सक्सेस होगा पूरा 19 नंबर वार्ड में? कितने लोग रहते हैं इस एरिया में? इसमें 15,000 आदमी से ज्यादा है। मतलब घर है, घनी आबादी है। यहाँ का मोटरों भी गायब कर दिया। विक्की कुमार। 4 दिन से पानी का समस्या है। अभी तक हम बासिया हुए, अभी तक नहाए नहीं है। एक रात मेरा घर में पानी नहीं है। इतना इंडा का पानी पी रहे, उल्टी आ रहा है। बच्चा सब का तबियत खराब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा से हम लोग के बताइए। अभी कंप्लेन किए हैं पानी को? यहाँ से फोन किया है तो बोल रहा है कि बन रहा है, तो आज लगेगा, कल लगेगा, परसों लगेगा। ऐसे 3-4 दिन से 4 दिन से कल उसका मोटरे बन रहा है। हमको ये साफ चाहिए। 10 दिन से परेशानी हो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, इंडा का पानी पी रहे हैं। अगर कुछ होगा तो क्या समझे, इसका तबियत खराब होगा तो इलाज कौन करेगा? पानी भर तबियत खराब हो गया। कंप्लेन पार्सल भी नहीं आ रहा है। कोना में घर लिया हुआ है, कौन बुलाएंगे, हम कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? अरे 5-6 दिन से मानी की जो है कि कल नहीं चल रहा है। पूरा पब्लिक मोहल्ला के मानी की जो है परेशान हो गया हुआ है। बच्चा पानी ढो रहा है। लेडीज घर में से खाना बनाएगा कि पानी भरेगा। ये वार्ड पार्षद के कहे के बाद भी मानी की ये साला नहीं मान रहा है। लेके कहने का मतलब है कि मोहल्ला के आदमी कहाँ जाएगा? ऊपर रोड में पानी भरने, इंडा का पानी भरेगा? हाँ बताइए। तो इंडा का पानी से मानी की आदमी परेशान हो गया हुआ है। खाना बनेगा इंडा के पानी से? नहीं बनेगा। और उसको बात कहने के बाद ऊपर रोड पर से जाके हम तो पानी ला के और घर में खाना बना रहा है।
और वार्ड पार्षद के तहत मोटर निकाल लिया है, फिर घुसा दिया है मोटर के, कहता है कि मानी सोमवार मंगल के बनेगा। ये अच्छा बात है उसको? भीषण गर्मी भी पड़ रही है। हाँ, भीषण गर्मी भी पड़ रही है। दूसरी बात है कि सुनवाई नहीं ले रहा है। कहाँ से पीता है? पानी पीते रोड पर से भर के लाते हैं पानी, तो पीते हैं ना। तो इंडिया का पानी से मानी का स्नान कर रहा है, कपड़ा पर नहीं साफ हो रहा है। कहने का मतलब तेल साबुन सब बर्बाद हो रहा है ना। मेरा लोग इस मोहल्ला में रहते हैं, मैं 1500-1600 घर है यहाँ मोहल्ला में मानी की, और किरदार कम से कम 3-4 हजार किरदार है इस मोहल्ला में। कहाँ जाएगा किरदार सब? मकान मालिक तो अलग छटपटा रहा है, सब टंकी खाली है, पाइप खाली है, कहाँ से पानी भरेगा? और किरदार कह रहा भाई हमको पानी चाहिए, तो बताइए मकान मालिक कहाँ से देगा पानी? पानी देने के लिए सुविधा होना ना चाहिए ना। हम उसको वार्ड पार्षद मोहल्ला का आदमी बनाया, वार्ड पार्षद काहे बनाया? फायदा के लिए न बनाया कि चल भाई दुख सुख में वो काम आएगा। वो तो साला कोई चीज में काम नहीं आ रहा है। कहने वार्ड है? हाँ, कितना नंबर वार्ड है? 19 वार्ड है। कौन पार्षद? पूनम देवी है। पानी की समस्या समस्या है कि 4 दिन से सब शेड्यूल खराब है, ठीक है। आज 5वां दिन है। पार्षद जी को बोलते बोलते लोग यहाँ के थक गए, ठीक है। वो सुनने का नाम नहीं ले रहा है। जो यहाँ का बच्चा घर के निकल के जा रहा है, सिकंदरपुर से पानी लेके आ रहा है, वार्ड लेवल 13 से पानी लेके आ रहा है। न पानी का एक टंकी, नगर निगम में उतना टंकी रखा हुआ है, कोई गली के मुंह पर एक भी टंकी नहीं है। आप देख सकते हैं इस गली के साथ पार्षद का सौतेला व्यवहार रहता है, हमेशा सौतेलापन। सिर्फ नगर निगम में पार्षद मीडिया में आने के लिए ही हंगामा करती है। मेयर महोदय और नगर आयुक्त महोदय से निवेदन है, जो एक मंत्री हमारे वार्ड नंबर 19 में आए और निरीक्षण करे क्या पार्षद काम किए है, क्या नहीं किए है 2-2.5 साल के अंदर में। वार्ड का जनता उनको वोट नहीं दिया, इस एरिया का जनता वोट दिए कैसे नहीं? वोट बिना दिए वो जीत गए। जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है? जो वोट दिया उसका भी काम करना है, जो नहीं दिया उसका भी काम करना है। जनप्रतिनिधि एक का नहीं होता है, न व्यक्ति विशेष का होता है, वो सबका होता है। वार्ड 19 में जितना जनता है उसका वो प्रतिनिधि कर रहा है, नहीं कि एक जाति विशेष का कर रहा है। पर यह जाति विशेष कर रही है, यह जाति विशेष। आप मेरा वार्ड में देख लीजिए गंदगी क्या है, नहीं है। आप देख सकते हैं रोड देखिए, साफ सुथरा भी करने का कोई व्यवस्था नहीं है। अब उसको कोई शादी ब्याह में उसको कॉल करते हैं, दूध मलते हैं, तो वो भी नहीं। पूर्व वार्ड पार्षद वो काम करवाते हैं हम लोग का, वो साफ सफाई करवाते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग मेयर महोदय के पास जाएंगे, मैडम के पास जाएंगे आवेदन लेकर, और लास्ट में मेयर से काम करवाएंगे। वो पार्षद हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार एनी टाइम करते हैं। क्या नाम है पार्षद का? पूनम देवी हुआ, पति उनका बंधु कुमार हुए, 19। क्या नाम हो गया? सोनू कुमार। बिहार विश्वविद्यालय में चल रहे सीनेट की बैठक के दौरान छात्र राजद के सदस्यों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बिहार विश्वविद्यालय में शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीनेट की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान छात्र राजद ने छात्र हितों से जुड़े 6 सूत्री मांगों को लेकर बैठक का विरोध किया। सेंट्रल लाइब्रेरी के सीनेट हॉल जहां बैठक हो रही थी, उसके ठीक बाहर छात्र राजद ने प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया। छात्र राजद नेता चंदन यादव ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश से कुलपति आए हैं, तब से बिहार के छात्रों की समस्याएं बढ़ गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुलपति केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के हितों को प्राथमिकता देते हैं और बिहार के छात्रों की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। चंदन यादव ने कहा कि इस कुलपति के कार्यकाल में शिक्षकों के साथ मारपीट, कर्मचारियों की गिरफ्तारी और छात्रों का पलायन जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। छात्र राजद ने सीनेट की बैठक का विरोध करते हुए दावा किया है कि विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट 1000 करोड़ रुपए से अधिक का होता है, लेकिन इसका लाभ छात्रों को नहीं मिलता। उन्होंने यह भी बताया है कि सीनेट की बैठक में छात्रों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होता, जिससे उनकी मांगे अनसुनी रह जाती है। मौके पर दीपक ठाकुर, पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष चंदन आजाद, विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैदर निजामी, दीनबंधु क्रांतिकारी, संजय यादव सहित काफी संख्या में छात्र नेता मौजूद रहे। सूत्री मांगों के लेके आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मेरे नेतृत्व में सीनेट घेराव प्रदर्शन कार्यक्रम जारी है। हम लोग का ये मुख्य मांग 6 सूत्री ये है, ये विश्वविद्यालय में जितने भी कॉलेज हैं, अंगीभूत कॉलेज है, विभाग है, सभी के फी में समानता होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन में जो बच्चे पास आउट हुए हैं, करीब 1.5 लाख से अधिक बच्चे प्रत्येक वर्ष यहाँ से ग्रेजुएशन करते हैं और यहाँ मात्र 11,000 पीजी का सीट है, सीट बढ़ाया जाए। तीसरा, हॉस्टल आवंटन और वोकेशनल कोर्स में अप्रत्याशित फी वृद्धि हुई है, वो अविलंब वापस हो। हमारा सबसे अहम ये जो मांग है, बिहार सरकार 2015 ने एक नोटिफिकेशन जारी किया शिक्षा विभाग के द्वारा, जो स्नातकोत्तर पीजी में सभी वर्ग के महिलाओं और SC ST के छात्रों को पैसा नहीं लगेगा। 2 साल
यानी 4 सेमेस्टर का स्नातक पीजी होता है। प्रत्येक सेमेस्टर में छात्राओं को SC/ST के छात्रों को नामांकन शुल्क और परीक्षा शुल्क देना पड़ता है। तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन खासकर ये कुलपति स्पष्ट करे, ये बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को नहीं मानते हैं क्या? अगर नहीं मानते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं, अगर मानते हैं तो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल इनके मनमानी के खिलाफ आज सड़क पे उतरने का काम किया है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जब से UPVC हमारे कैंपस में आए हैं तब से यहाँ शिक्षक मार खा रहे हैं, कर्मचारी जेल जा रहे हैं और छात्र यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो पलायन होने नहीं देंगे छात्रों का। हम सभी छात्र शिक्षक मिलकर इनके खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि इनकी मंशा सही नहीं है। इनके मन में बिहार के प्रति घृणा है, बिहार के प्रति ये जो इनके मन में जो सोच है, इनका वैचारिक क्षमता है, वो बहुत गिरा हुआ है। बिहार के लोगों के अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, इसका हम मुखालफत करते हैं और हमारा ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा जब तक इनके नजर में बिहार के लोगों के प्रति मान सम्मान न आ जाए। और जब तक इनका जो SC/ST और सभी वर्ग के महिलाओं का ये फी माफ करके डिपार्टमेंट में और कॉलेज में लागू नहीं कराएंगे, तब तक कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल पूर्व से ही विश्वविद्यालय में फैली भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्षरत रही है। आज भी उसी के कड़ी में अभी 24-26 पीजी के एडमिशन में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, छात्र राष्ट्रीय जनता दल उसकी जांच की मांग करता है और पुनः 24-26 सेशन में सीट बढ़ाने की भी मांग करता है। छात्र राष्ट्रीय जनता दल ये मांग है। और जो भी वोकेशनल के कोर्स में जैसे बिलिस में अब तक के 12,000 लग रहा था छात्रों को, इस वर्ष से 20,000 रुपए उसको कर दिया गया है। BBA में, BCA में, MCA में अप्रत्याशित मतलब वृद्धि कर दी गई है। हॉस्टल को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। सालाना 1,200 रुपए एक छात्र को देना होता था, अब 3,600 रुपए कर दिया गया है। इन तमाम बढ़े हुए शुल्क को जब तक के वापस नहीं ले लेती है, छात्र राष्ट्रीय जनता दल आंदोलनरत रहेगी, संघर्षरत रहेगी। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी समस्तीपुर को तलब करते हुए 8 सप्ताह के अंदर जवाब की मांग की। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी समस्तीपुर को तलब करते हुए 8 सप्ताह के अंदर जवाब की मांग की है। आयोग द्वारा यह कार्रवाई आंगनबाड़ी केंद्र की लेडी सुपरवाइजर द्वारा पैसे की अवैध उगाही के मामले में की गई। दरअसल समस्तीपुर जिले के सोरमार पंचायत के सेक्टर 10 की आंगनबाड़ी सेविका सुषमा कुमारी ने केंद्र की लेडी सुपरवाइजर अंजू कुमारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा के माध्यम से राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 अलग-अलग याचिका दायर की है। पीड़िता के द्वारा याचिका में बताया गया कि लेडी सुपरवाइजर अंजू कुमारी द्वारा उसे प्रति माह 1,000 रुपए केंद्र संचालन के नाम पर लिया जाता है और अब अलग से 20,000 रुपए की मांग की जा रही है। साथ ही पोषाहार का पैसा भी मांगा जा रहा है। अंजू कुमारी ने 20 फरवरी को 10,000 रुपए जबरन दबाव बनाकर उसे उगाही भी कर ली। पीड़िता ने यह भी बताया कि और भी पैसे की मांग पूरी न होने पर अंजू कुमारी द्वारा उसे सेक्टर से आउट कर दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया है। मामले में सुनवाई करते हुए आयोग ने जिलाधिकारी समस्तीपुर को नोटिस जारी करते हुए 8 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट की मांग की है। पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी कर रहे मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने कहा है कि यह मामला काफी गंभीर है, जो आंगनबाड़ी केंद्रों की मौजूदा स्थिति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आयोग से मामले में उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। विदित हो कि आयोग में मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। एक आंगनबाड़ी केंद्र है सेक्टर 10 रामपारन हरिजन टोल पंचायत सुरमार प्रखंड कल्याणपुर जिला समस्तीपुर। वहाँ में एक आंगनबाड़ी की सेविका है सुषमा कुमारी और उस केंद्र का जो एक लेडीज सुपरवाइजर का कोई पद होता है, उसके पद के धारक हैं अंजू कुमारी। यह अंजू कुमारी प्रति माह सुषमा कुमारी के सेंटर पर आकर, घर पर आकर, रास्ते पैड़े इनसे 1,000 रुपया वसूली कर लेता है। इसलिए वसूली करता है कि आप सेंटर पर चला रहे हैं और सेंटर पर आप काम कर रहे हैं तो हमको रंगदारी में 1,000 रुपया दीजिए। इतना ही नहीं, इनसे 10,000 रुपया 20 फरवरी 2025 को इनसे 10,000 रुपया भी ले लिया कि भाई सेंटर चलाना है, नौकरी हम खत्म कर देंगे, सेंटर चलाने नहीं देंगे। मतलब अब रंगदारी में हमको पैसा दीजिए, नहीं दीजिएगा तो हम आपको हटा देंगे। उसके बाद में ये बेचारा डर सहम करके 10,000 रुपया ही दे दिया, कर्जा काट करके 10,000 रुपया दिया। फिर उसके बाद में इनका जो सेंटर का पैसा उसा सब रहता है वही बैंक में जमा करते हैं।
अब वो कह रही है कि नहीं बैंक में नहीं जमा कराओ, ये हमको तुम दो, हम समझेंगे कि हमको क्या करना है। अभी बेचारा ये गरीब आदमी है, अभी कुछ समझ में नहीं आया, कहा कि हम नहीं देंगे, फिर दरवाजा पर आ गया, दिन भर आकर के वो पैसा के लिए बैठ जाती है। वो एक दबंग महिला है। अब ऐसा दबंग घूसखोर जो है सो महिला अभी के समय में वो भटक रहा है, कह रहा है कि भटक करके कह रहा है कि नहीं हमको पैसा दो। अभी आदमी तबाह है, अब करे तो क्या करे। अब वो कह रहा है कि तू 20,000 रुपया दो, नहीं दिया। उनको क्या ग्रुप वगैरह है व्हाट्सएप का, जो उन लोगों का ग्रुप है, उस ग्रुप से भी इनको हटा दिया। सेंटर पर वो आकर के जो उसको लिखा पढ़ी करना है वो करता भी नहीं है। यह ईमानदारी पूर्वक टाइम से बिफोर सेंटर पे पहुंच करके सेंटर का कार्यान्वयन बहुत पहले से कर रही है। अब इसके बाद में महिला दौड़ी धूपी जो है किसी तरीके से आ गई यहाँ पर मुजफ्फरपुर में आई। पूरी इस मामला को हम समझे, जब हम लोग पूरा पता किए तब जाकर के मालूम चला कि नहीं, वो जो लेडीज सुपरवाइजर है अंजू कुमारी, वो जिस केंद्र का लेडीज सुपरवाइजर है उस सारे सेंटर के लोग उससे तबाह है। लेकिन डर के मार से कोई भी आदमी नहीं बोलता है कि हम क्यों फंसने जाएं। लेकिन ये आदमी खड़ा हो गया, तो भाई ऐसे आदमी का तो मदद होना चाहिए। हम लोग इस मामला को लेकर के भेज दिए मानवाधिकार आयोग में। मानवाधिकार आयोग में से क्या हुआ कि आयोग इस मामले को देखा, काफी गंभीर मामला है, इसको लेकर के डीएम समस्तीपुर को नोटिस कर दिया गया। अब डीएम समस्तीपुर इसमें तलब हो गए हैं। अब अगस्त माह में इस मामले की सुनवाई होनी है। आपको इस मामले की पूरी सुनवाई अब आयोग के पास में 19 अगस्त 2025 को होगा और डीएम साहब से पूरा रिपोर्ट इसमें मांग किया गया है। अब डीएम समस्तीपुर पूरा रिपोर्ट आयोग को देंगे। आयोग 19/8/2025 को पूरी मामले की सुनवाई होगी और इसमें हम लोग यही कहे हैं कि मामले की पूरी जांच हो और वैसे पदाधिकारी जो लेडीज सुपरवाइजर के पोस्ट को होल्ड करते हैं और वैसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध में विभाग कार्रवाई करे, निष्पक्ष जांच करे और उनको इस सब विभाग से हटाइए और उसमें ईमानदार लोग को रखिए। अब एक गरीब आदमी सब सेविका का काम कर रही है, उस आदमी को टॉर्चर कर रहा है, तो कहीं से भी विधि सम्मत बात नहीं है। मेरे साथ ना हमारी एलएस जो है लेडी सुपरवाइजर अंजू कुमारी, जो कि बहुत अत्याचार करती है और वो करती है कि प्रति महीना हमसे 1,000 रुपया लेती है और उसके बाद वो 20 फरवरी को वो 10,000 रुपया हमसे लेके चली गए। बोलती है कि नहीं तुम हमको पैसा देगी तभी तुमको हम केंद्र चलाने देंगे, पोषाहार का पैसा है तो तुम नहीं बांटो, तुम वो हमको दो। और हम बोलते हैं कि नहीं, यह जब केंद्र का पैसा है, बच्चों के विकास का पैसा है, तो हम आपको कैसे देंगे, हम अपने लाभुक को कहाँ से देंगे। तो हम दे दिए, उसको डरा धमका इतना दी कि हम मजबूरन उसको दे दिए। कितने बार उसको लगभग रखिए, जैसे हम एक बार 10,000 दिए हैं, पुनः वह 20,000 का डिमांड वह भी कर रही है कि हमको दो तभी तुमको हम केंद्र चलाने देंगे। और 1,000 रुपया तो प्रति माह हमसे लेती आ रही है। और क्या हुआ उसके बाद में, क्या हुआ? हाँ, तो ये सब जब हो गया तो हम जा करके आवेदन दिए और आवेदन दिए अपने मानवाधिकार में। तब वो क्या की, शायद उनको एक लेटर उटर वगैरह जो भी मिला हो मेरे द्वारा दिया गया है, तो वो मेरे केंद्र पर एक आदमी को भेजी और जो उनका सहयोगी है, हाँ, तो वो आदमी हमको उस लेटर में क्या आवेदन में लिखा हुआ था कि हमसे गलती हो गई, बताइए मेरे साथ अत्याचार भी हो रहा है और जबरन कहती है कि इस आवेदन पर तुम साइन कर दो, अगर तुम साइन नहीं करोगी तो तुम्हारा चयन मुक्त हम कर देंगे। और बार बार हमको चयन मुक्ति का धमकी देती है, तो हम कहाँ जाएं? क्या चाहते हैं आप? हम चाहेंगे कि हम अपना नौकरी कर रहे हैं, अपना नौकरी करेंगे, उसको हम किस बात का पैसा बार बार दें। हम गरीब आदमी है, सबका गरीब होती है, हम कहाँ से देंगे बार बार। हजरत दाता पीर मोमिन शाह मजार इमामगंज में 743वां उर्स का आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी हजरत दाता पीर मोमिन शाह मजार इमामगंज में 743वां उर्स पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए सेक्रेटरी परवेज अख्तर ने बताया कि 13 अप्रैल को मिलाउद्दीन नबी सलामी, 14, 15 और 16 अप्रैल को लेडीज एवं जेंट्स कवाली का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 16 अप्रैल को सुबह ख्वाजा गरीब नवाज की चादर निकाली जाएगी, जो शहर के मुख्य रास्तों से होते हुए दाता के मजार पर
5:36 पर चढ़ाई जाएगी, जिसमें सभी शहरवासी सादर आमंत्रित हैं। साल की बात इस साल हजरत दाता पीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का पुष्प मुबारक का आयोजन होता है और होता रहेगा। 13 से लेके 16 तारीख तक मिलादुन नबी का भी एहतमाम किया गया है और कव्वाली का 3 दिन लेडीज एंड जेंट्स का प्रोग्राम किया गया और ख्वाजा साहब की चादर 16 तारीख को 10 बजे से यहाँ से निकलेगी। शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए यहाँ आके फिर 5:30 बजे समापन हो जाएगी। क्या उर्स है ये 743वां उर्स है। चादर जो निकलेगी शहर के किन मार्गों से निकलेगी? मजार से बालूघाट होते हुए आपको अखाड़ा घाट से होते हुए सैयागंज बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से होते हुए तिलक मैदान होते हुए। लेकिन वो यदि ऐसा बोलते हैं तो इसमें किनका महान? 5:30 बजे यहाँ आके समापन हो जाएगी। क्या कुछ मान्यताएं हैं इसमें? ये मजार शरीफ बहुत पुराना मजार शरीफ, यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ आते हैं और बड़ी अकीदत से यहाँ लोग आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण होती है तो कुछ न कुछ मजार को भी दान देते हैं और ऊपर से चादर वगैरह का आयोजन होता है। यहाँ हर धर्म के लोगों का यहाँ पर आस्था है। खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।